नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नोबल एग्जाम सिटी के यूट्यूब चैनल पर मैं एसके कुशवाहा बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये टेस्ट 2 चल रहा है। टेक्निक्स ऑफ स्टैटिक्स हम यहां पे पढ़ रहे हैं यूपी SSC एग्ज़ाम के लिए। तो काफ़ी सारे वीडियोस जो है स्टैटिक्स की मैंने लगभग सारी क्लासेस दे दी हैं। अब जो है हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम आपको पता है अगस्त या सितंबर में होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात मैं और यहाँ पर कहूँगा कि आप जो है डेली प्रैक्टिस करिए, पढ़िए इसको, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और देखिए, यदि आपको लगे कि हाँ कुछ चैनल हमारे लिए सहयोग कर रहा है तो आप भी थोड़ा सा चैनल का सहयोग करिए और नीचे दिए गए लिंक पर जो पट्टी आपको चल रही है उसमें गूगल पे मिल जाएगा, आप जो है सहयोग राशि प्रदान कर सकते हैं। तो कल यार एक स्टूडेंट ने हमसे यहाँ पर पूछा था, कमेंट किया था क्वेश्चन वीडियो में कि हमसे जो है 69 का सर हमें सवाल समझ में नहीं आया है, उसका कमेंट पढ़ा था। तो चलिए मैं जो है कल का उनका जो है बता देता हूँ 69 का। देखिए 69 में क्या था, ये कह रहा था कि प्रथम 13 नैसर्गिक संख्याओं के वर्गों का माध्य क्या होगा। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। यदि हमें नैसर्गिक का मतलब देखिए होता है प्राकृतिक, नैसर्गिक का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक होता है। और यदि आपको इनके वर्गों का माध्य निकालना है, ठीक है, तो देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, यदि आपको इनका योग निकालना होता, क्या निकालना होता, योग निकालना होता, तो मैं आपको सूत्र बता दे रहा हूँ। योग का सूत्र क्या होता है, ठीक है, योग का सूत्र क्या होता है वो देख लीजिए। यदि आपको प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है n, ठीक है, n + 1 2n + 1 अपॉन 6। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका योग। ठीक है, अब आपको पता है कि जितनी संख्याओं का हमें औसत निकालना होता है उनका ही हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। अगर हमको निकालना होता औसत, क्या निकालना होता, औसत निकालना होता, तो n + 1 2n + 1 अपॉन 6, इसके बाद जितनी n संख्याएं उतने का ही हम क्या कर देते, भाग दे देते। तो n से यहाँ पर n कट जाता। तो कभी भी आपको प्रथम लिखा हो, 13 लिखा हो, नैसर्गिक या प्राकृतिक लिखा हो, उनके वर्गों का माध्य पूछा जाए यानी कि औसत पूछा जाए, तो आपको सीधा सिंपल सूत्र लगा देना है n + 1 2n + 1 और बटे में 6। इससे आपका क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ये इन्होंने कल जो है क्वेश्चन पूछा था किसी ने, मुझे नाम याद नहीं है, तो इनसे आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखिए मैं इसको हल करके बता रहा हूँ। यहाँ पर आपका हो जाता 13, n की वैल्यू 13 हो जाती, n बराबर 13 है, और तो यहाँ पर कितना हो जाता, 13 × 1 = 14 हो जाता, मल्टीप्लाई 13 दूना 26, 26 और 1 27, यहाँ पर क्या हो जाता, 27 हो जाता, बटे में हम 6 कर देते। अब इसको काट देते हैं, 2 से काटेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 3 से इसको काट देंगे, 3 × 9 = 27, 9 × 7 = 63, यानी कि सही आंसर आपका हो जाएगा 63। क्लियर है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप जो है कर सकते हैं इनको। तो चलिए आज जो है दूसरा टेस्ट चलना है टेक्निक्स ऑफ स्टैटिक्स का, तो हम दूसरे टेस्ट की ओर चलेंगे और आज के जो है क्वेश्चंस जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे भी। आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सारी वीडियो क्लासेस जो हैं उनको देखिए, फ्री अवेलेबल हैं आपके लिए। जो पेड क्लासेस थी मैंने उन्हीं क्लासेस को फ्री कर दिया है आप सभी लोगों के लिए। बट इतना आप सभी लोग जरूर करना कि वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि हाँ, इम्पॉर्टेंट बात, थोड़ा सा चैनल के लिए सहयोग राशि जरूर प्रदान करें भैया। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में कृषि की जनगणना की जाती है। देखिए भारत में जो है कृषि की जनगणना की जाती है, कह रहा प्रत्येक वर्ष में की जाती है, या 3 वर्ष में एक बार की जाती है, 5 वर्ष में एक बार की जाती है, या 10 वर्ष में की जाती है। तो देखिए यहाँ पर
ये पूछ रहा है तो देखिए सही आंसर होगा आपका 5 वर्ष में एक बार की जाती है। कृषि जनगणना जो होती है 5 वर्ष में एक बार की जाती है। और मैं बता दूं आपको, सबसे पहले, इसका तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सबसे पहले भैया 1970-71 में कृषि जनगणना हुई थी। ठीक है, 1970-71 में इसकी जनगणना जो है, कृषि जनगणना शुरू हुई थी। और 2010-11 में, पिछली जनगणना कब हुई थी? 2010-11, तब से 2010-11 में 9वीं हुई थी। 2010-11 में क्या हुई थी? 9वीं कृषि जनगणना हुई थी भाइयों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है भैया। चलिए, तो इस प्रश्न में कह रहा है कि नीचे ग्राफ में 2 कक्षाओं ए और बी के परिणाम दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये तोरण दिया गया है, कह रहा कक्षा ए की तुलना में कक्षा बी का परिणाम अच्छा रहा। तो देखो यार, ये बी की हाईएस्ट वैल्यू ये है और ए की हाईएस्ट वैल्यू क्या है? ए की हाईएस्ट वैल्यू ये है। ठीक है, तो कौन ज़्यादा है? कौन ज़्यादा है दोस्तों? अगर देखा जाए यहाँ से तो कौन ज़्यादा है? सीधी रेखा डालने पर ए ज़्यादा है। कौन सा ज़्यादा है? ए ज़्यादा है। तो ए का परिणाम अच्छा रहा बी की तुलना में। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। कक्षा बी की तुलना में कक्षा ए का परिणाम अधिक अनुकूल रहा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इजी है दोस्तों, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि आंकड़ों का चित्रीय वर्णन दिया जा सकता है केवल आयत चित्र से, केवल तोरण से, केवल बारंबारता बहुभुज से या उपरोक्त सभी से। तो भैया देखिए, आंकड़ों का चित्रीकरण हम जो है सभी प्रकार से कर सकते हैं, इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण करने से पूर्व संतोषप्रद प्रक्रिया आंकड़ों को बारंबारता बंटन में विन्यास यानी कि अरेंज करना होता है। ऐसा करते समय निम्नांकित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं। ऑप्शन ए, जब तक बारंबारता बंटन बहुत अधिक विषम बंटन न हो जाए। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा यार। वर्ग के अर्ध मध्य बिंदु का चयन महत्वपूर्ण है, ये भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अगला है वर्ग सीमा के चयन करते समय यह सुनिश्चित महत्वपूर्ण है कि क्या चर यानी कि वेरिएबल को सतत अथवा असतत चर माना जाना चाहिए। तो ये भी कोई ध्यान रखने योग्य बात नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कह रहा वर्ग सीमा का चयन करते समय यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक वर्ग सीमा में आने वाले परसर यानी कि रेंज ऑफ वैल्यू को स्पष्ट इंगित किया जाए। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा कि N1 और N2 प्रेक्षण वाले 2 समुच्चयों के योगात्मक माध्य आपका M1 प्लस M2 है। दोनों समुच्चयों को मिला देने पर उनका योगात्मक माध्य क्या होगा? देखिए, योगात्मक माध्य निकालना है तो हम देखिए N1 प्रेक्षण है और इनका जो माध्य है कितना है? M1 है। तो भाई इनका जो योग होगा वो कितना हो जाएगा? दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो N1 M1 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखते हैं N2, क्या देखते हैं? N2 का जो है हो जाएगा M2। तो यहाँ पर जो है N कैपिटल N लिखा है, कैपिटल M भी लिखा है। ठीक है, इनको मिटा देता हूँ। N1 और M1। अब यहाँ पर इनका जो योग होगा वो हो जाएगा कितना? N2 M2। ठीक है, N2 और M2 हो जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों को जोड़ेंगे भाई, कुल टोटल योग निकालना है तो टोटल योग निकालना पड़ेगा। तो इनका योग कितना हो जाएगा? N1 M1 प्लस N2 M2 हो जाएगा। और आपको क्या करना है? आपको यदि माध्य यानी कि औसत निकालना है तो आप क्या करोगे? भाग दोगे। तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ N1 M1 प्लस
m2 अपॉन, भाई ये n प्रेक्षण है, ये n2 प्रेक्षण है, मतलब यदि ये 5 संख्याएं होती, ये 3 संख्या होती, तो टोटल कितनी संख्याएं हो जाती, 8 संख्याएं हो जाती। तो हम इनको जोड़ देंगे, अर्थात n1 प्लस में हो जाएगा n2। ये हो जाएगा आपका सही आंसर दोस्तों। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि मान के एक समुच्चय के विचलन के वर्गों का योग क्या निकालने पर न्यूनतम होगा। ठीक है, क्या निकालने पर न्यूनतम होगा। तो दोस्तों मैं देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दूँ, इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, माध्य, यानी कि मीन। आप इसकी जब गणना करोगे तो सबसे न्यूनतम होगा माध्य। सही आंसर आपका होगा। बढ़ते अगले प्रश्न के लिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि 20 प्रेक्षणों का मान 30 है, 10 प्रेक्षणों का माध्य ए है, 30 प्रेक्षणों का संयुक्त माध्य 40 है, तो ए का मान कितना होगा। ये इस टाइप का प्रश्न जो है कल भी आया था। देखिए टोटल कितने हैं, 30 हैं, टोटल इनका औसत कितना है, 40 है। तो हम क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाई 40 कर देंगे तो 30 का योग निकल आएगा, 3 चौको 1200 हो गया। ठीक है, अब कितना हो गया, 1200। अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो है 20 लोगों का औसत कितना था, 30 है, तो हम 20 लोगों का निकाल लेंगे। 20 गुणा कितना हो जाएगा, 30, बराबर कितना हो गया, 600। अर्थात 20 लोगों का योग जो है कितना है दोस्तों, 600 है। 20 लोगों का योग कितना है, 600। जब 20 लोगों का 600 है तो बाकी के बचे लोगों का कितना हो जाएगा, बाकी के बचे लोगों का 600 हो जाएगा। टोटल 1200 हो गया और वैसे 600 ये निकाल देंगे। 600 निकाल दिया तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 600 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 600 है तो हम इसको क्या करेंगे, 600 इसका योग कैसे निकालेंगे। तो योग निकालने के लिए हमको क्या करना है, योग निकालना है ना। तो इनका देखिए योग कैसे निकलेगा, 10 का माध्य ए हुआ तो ए का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 600। तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, 600/10। तो 0 से 0 काट देंगे, आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 आपका हो जाएगा औसत। क्या हो जाएगा, 60 आपका औसत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका से समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से मैं आपको हल करके बता देता हूँ इसको कैसे निकालना है। देखिए जब आपको इस प्रकार से दिया गया हो तो आपको मिड वैल्यू निकाल लेनी। मिड वैल्यू मैं ऊपर लिखे दे रहा हूँ MV। ठीक है, मिड वैल्यू सबसे पहले निकालनी है। मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको जोड़ करके 2 का भाग दिया तो यहाँ पर आएगा 5, 10 20 30, 30 को 2 का भाग दिया 15, यहाँ पर 25 आ जाएगा, यहाँ पर 35 आ जाएगा और यहाँ पर 45 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, fx निकालोगे। क्या निकालोगे, fx निकालोगे। fx निकालने के लिए मिड वैल्यू और इसका बारंबारता का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को कितना हो जाएगा, 20। मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि हमको जोड़ना पड़ेगा। फिर 15 का गुणा 13 में कर देंगे हम, 15 का गुणा 13 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 195 हो जाएगा। 195 हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट कर देंगे। इसके बाद ये 25 इसका था, इसका मल्टीप्लाई 18 में कर देंगे। 25 गुणा 18 तो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 450 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में 35 मल्टीप्लाई 9 करना है तो 35 मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 9 कर देंगे तो हो जाएगा आपका 315। 315 हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद में आपको 45 गुणा 6 करना है। 45 गुणा 90, 9 या 27, यानी कि कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। इनको भैया जोड़ लेंगे, ये कहलाएगा सिग्मा fx। क्या कहलाएगा, सिग्मा fx। मिड वैल्यू को x मानेंगे, ये हो जाएगा x की वैल्यू, और ये बारंबारता फ्रिक्वेंसी जानते ही हैं क्या होता है, f होता है। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 5 10 की 0, हासिल 1 हो जाएगा। 9 9 1 10 2 12, 12 5 17, 1 18, 18 8 25, 25 की 5 हो जाएगा, हासिल आपका 2 हो जाएगा। 2 2 4, 4 3 7, 7 4 11 1 12, अर्थात कितना हो जाएगा आपका 1250। ये 1250 हो गया। अब हमको ज्ञात करना है कि n की वैल्यू क्या है। n की वैल्यू देखिए बारंबारता को जोड़ करके आप ज्ञात कर सकते हैं। n बराबर, तो यहाँ पर 4 13 4 17, चलो ऐसे जोड़ देते हैं। 9 9 6 15,
15 9 6 15 हो गया, 15 8 हो जाएगा आपका 23, 23 3 26, 26 4 30, 30 की 0 हाथ से लगाए 3। अब 3 और 2 5, यानी कि n की वैल्यू जो होगी आपकी कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी n की वैल्यू। अब हमको क्या चाहिए, समांतर माध्य चाहिए, तो x बार बराबर दोस्तों होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन n। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू जो आपकी दी गई है वो है आपकी 1250 अपॉन, यहाँ पर हम क्या कर देंगे 50 का भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा, यानी कि आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माना कि अनुक्रम हो x1 x2 xn तथा y1 y2 yn के ज्यामितीय माध्य क्रमशः g1 तथा g2 हैं। तो माना कि g1 z1 बराबर xi अपॉन yi, i बराबर होता है 1 2 3 n, जो z का ज्यामितीय माध्य होगा। चलिए भाई इसका देखिए निकालते हैं इस क्वेश्चन का, बड़े ध्यान से समझना। हमको देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, यदि हम देखें इसको देखें तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यदि n यहाँ पर लिख दें हम n, तो n तक जाएगा, क्या जाएगा x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे। अब इसको जो है हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दोस्तों xi बराबर क्या हो जाएगा g1, ठीक है। और इसी प्रकार से हम जो है इस y को भी लिख सकते हैं, तो y इसको y को लिखेंगे तो n y1 बराबर क्या हो जाएगा आपका g2 हो जाएगा, ठीक है। अब z बराबर यदि हमको देखना है, यहाँ z1 लिखा है, तो z बराबर आपका क्या होगा जाएगा, z बराबर हो जाएगा xi अपॉन yi, ठीक है। अब z का ज्यामितीय माध्य हमको निकालना है। z का ज्यामितीय माध्य निकालने के लिए दोस्तों z का ज्यामितीय माध्य की इसकी वैल्यू क्या है, ये इसकी वैल्यू क्या है, ये जब इसका ये निकालेंगे तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर क्या हो जाएगी xi की वैल्यू हो जाएगी g1, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपकी g2 हो जाएगी। तो g1 अपॉन g2 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये है आपका सही आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है कि अच्छा एक ने कहा था कि अंग्रेजी में भी पढ़ना मैं भूल गया, तो कह रहा फॉर 2 पॉजिटिव नंबर्स a लेस देन b द रिलेशन z स्क्वायर इक्वल टू अर्थमेटिकल मीन ah। ah का मतलब होता है अर्थमेटिकल मीन और h का मतलब होता है हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो वही कह रहा है कि दो धनात्मक संख्या a b हैं, जहां a छोटा है b से, के लिए संबंध आपको बताया गया है कि g स्क्वायर इक्वल टू ah, g बराबर गुणोत्तर माध्य और a बराबर समांतर माध्य है, h हरात्मक माध्य सही होता है, ठीक है। तो ये सही हमेशा सही होता है कि ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए मैं बता दूं कि आप यदि गुणोत्तर माध्य निकालोगे, आपको a और b दोनों दो धनात्मक पूर्णांक यदि आपके a और b दिए गए हैं, तो समझिएगा, सूत्र लिख लीजिएगा आप, मैं बताए दे रहा हूं, और पिछली क्लासों में भी मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया है। गुणोत्तर माध्य यानी इसको g से व्यक्त किया जाता है, gm इसका ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा अंडर रूट ए बी, इससे आपका क्या निकलेगा गुणोत्तर माध्य। यदि आपको समांतर माध्य निकालना है, क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, तो आप निकालोगे, दोनों को जोड़ दोगे, 2 का भाग दे दोगे, तो समांतर माध्य यानी कि औसत निकल आएगा। और यदि आपको हरात्मक माध्य, समांतर माध्य को हम अरिथमेटिकल मीन कहते हैं, ठीक है। और यदि हमको क्या निकालना है, यदि हमको हरात्मक माध्य निकालना है, अच्छे से समझते जाइएगा, यदि हमको हरात्मक माध्य निकालना है तो हरात्मक माध्य कैसे निकालेंगे, 2 को ऊपर रख देंगे और व्युत्क्रमानुपात पात को जो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 1/1 प्लस 1/b। इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2ab लास्ट आएगा, ab ऊपर पहुँच जाएगा, a प्लस b नीचे रहेगा। इसको हल कर लेना, इतना आ जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर हमेशा सही होता है कि नहीं होता है, यहाँ पर दर्शाया गया जी स्क्वायर बराबर ए एच। तो देखिए जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू ये है आपका, तो इसको हम रख देंगे ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर, सॉरी, है ना। तो क्या हो जाएगा बराबर, अरिथमेटिकल मीन कितना है, अरिथमेटिकल मीन आपका हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन टू, और यहाँ पर हरात्मक माध्य का यानी मल्टीप्लाई 2ab अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए पहले वर्ग से वर्ग कट जाएगा, a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, बचा क्या, बचा आपका ए बी बराबर ए बी, और तो सब कोई नहीं बचा ना। जब दोनों बराबर हो गए तो ये हमेशा सदैव सत्य होगा, इसलिए आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी तोरण वक्र में बिंदुओं को आलेखित किया जाता है, ठीक है, तोरण में, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, मान तथा संचय बारंबारता में। क्या में प्रदर्शित किया जाता है, बिंदु को आलेखित किया जाता है मान तथा संचय बारंबारता में। अगला प्रश्न जो है आपका, अगला प्रश्न निम्न संख्या आरोही क्रम में लिखी हुई हैं, इनकी माध्यिका 190 है, x का मान आपको बताना। सबसे पहले हम पद गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो n प्लस 1 अपॉन 2 करेंगे, तो यानी कि 11/2, यानी कि 5 दशमलव क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अर्थात 5वां पद और 6वां पद बटे 2 कर देंगे और वो वाला पद ले लेंगे, आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका आपको निकल आएगी दोस्तों। ठीक है, माध्यिका इससे आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो 5वां पद देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5वां पद आ रहा है आपका 100 प्लस x, ठीक है, और 6वां पद क्या आ रहा है, 6वां पद आ रहा है आपका 200 प्लस x, इतने होगा ना, और अपॉन में क्या हो जाएगा, इनको मैं कोष्टक में, अपॉन में हो जाएगा 2। अब देखिए इसको हल करोगे तो 100 दूना 2x और x से 2x प्लस कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 2x प्लस 300। अब बटे में क्या है, 2 है, ठीक है। अब माध्यिका बराबर कितनी है, माध्यिका आपकी 190 है, सॉरी, माध्यिका 190, तो 190 के बराबर कर देते हैं, हल कर देते हैं। जैसे कि आपका बेहतरीन तरीका मैंने वही बताया है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, 2 से नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x प्लस 300 बराबर में 19 दूना 38, 380 हो जाएगा, और 2x बराबर 380 में से 300 घटाएंगे तो 80 बचेगा, और x बराबर हो जाएगा आपका 80 दूना 40, यानी कि x की वैल्यू जो होगी वो आपकी 40 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, माना कि AHG चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माना कि AHG क्रमशः धनात्मक संख्याओं के समांतर हरात्मक तथा गुणोत्तर माध्य हो तो निम्न में से क्या सत्य होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब, अगर आप कोई संख्याओं का अरिथमेटिकल मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जब आप निकालेंगे तो सबसे बड़ा आपका क्या होगा, अरिथमेटिकल मीन होगा, उसके बाद आपका ज्योमेट्रिक मीन होगा और उसके बाद आपका हार्मोनिक मीन होगा, अर्थात सबसे बड़ा अरिथमेटिकल मीन, फिर आपका ज्योमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि चतुर्थक विचलन पर आधारित परिक्षेपण का गुणांक क्या है। तो देखिए यार, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, प्रथम चतुर्थक, द्वितीय चतुर्थक, तृतीय चतुर्थक, चतुर्थ चतुर्थक, इस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया चतुर्थक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपको याद रख लेना है, सूत्र है ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा चतुर्थांक तथा दशांक बारंबारता योग को K1 K2 बराबर हिस्सों में बांटता है, K1 K2 क्या होंगे।
तो देखिए मैंने आपको बताया कि कितने हिस्सों में बांटता है। विकल्प शतमक का आपको बताया था, आज चतुर्थांक और दशांक का पूछ रहा है, तो चतुर्थांक का मतलब 4, दशांक का मतलब 10। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि फॉर अ मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड म्यू 4 व्हेन म्यू 2 इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर दोस्तों देना है। तो चलिए हम निकालते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि म्यू 2 द्वितीय क्रम केंद्रीय आघूर्ण होता है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट होता है, और आपका म्यू 4 चतुर्थ क्रम केंद्रीय आघूर्ण यानी कि फोर्थ ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट होता है। तो देखिए म्यू 2 बराबर यहाँ पर 2 दिया है। देखिए मध्य ककुता बंटन में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर बीटा 2 माइनस 3 इक्वल टू होता है 0। क्या होता है? बीटा 2 माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा? 0। तो बीटा 2 बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? बीटा 2 बराबर हो जाएगा आपका, ये बीटा लिखा है, बीटा 2 बराबर हो जाएगा आपका 3। तो भैया बीटा 2 इक्वल टू होता है म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए बीटा 2 की वैल्यू कितनी है? बीटा 2 की वैल्यू 3 बराबर। अब यहाँ पर म्यू 4 क्या करना है हमको? म्यू 4 की गणना करनी है, तो म्यू 4 लिखा रहने देंगे अपॉन। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो म्यू 2 है, म्यू 2 की वैल्यू कितनी है? 2। अब 2 का हम स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 4। अब इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12। यानी कि म्यू 4 की वैल्यू जो होगी, म्यू 4 की वैल्यू हो जाएगी वो 12 हो जाएगी। 12 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, म्यू 4 की वैल्यू कितनी होगी? 12, यानी कि 12 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, दो चर x और y के बीच सह संबंध गुणांक 0.48 है, सह प्रसरण 36 है, x का प्रसरण 16 है और y का मानक विचलन क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। द कोफिशिएंट ऑफ कॉरलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y इज 0.048, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कॉरलेशन दिया गया था। तो द कोवेरियंस इज 36, द वेरियंस ऑफ x इज 16, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, स्टैंडर्ड डेविएशन y का आपको ज्ञात करना है। चलिए मैं आपको करवाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास r दिया गया है। क्या दिया गया है? r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू कितनी है? 0.48। 0 कितनी दी गई है? 48 दी गई है, तो 0.48 कर लेंगे। ठीक है, 0.48 हो गया। अब r की वैल्यू हो गई। इसके बाद आपका कोवेरियंस कितना दिया गया है? कोवेरियंस को COV हम लिख लेते हैं यहाँ पे। कोवेरियंस x और y का यहाँ पर आपको दिया गया है 36। ठीक है, 36 हो गया। अब देखो यार, यहाँ पर एक चीज़ जो है मैं बता दूँ आपको, कोवेरियंस जब एक्स वाई का निकालेंगे तो डेल्टा एक्स का हमारे पास दिया गया है, तो डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा वेरियंस। ठीक है, डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा? वेरियंस हो जाएगा, सह प्रसरण जिसको कहते हैं। तो देखिए डेल्टा आपका हो जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा √36। तो डेल्टा एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 6। डेल्टा एक्स बराबर कितना निकल आया आपका? 6 निकल आया। इसके बाद में आप डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लगा देना है। डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है आपका? प्रसार गुणांक सहसंबंध गुणांक बराबर कोवेरियंस एक्स वाई, उसी का दिया गया, एक्स का दिया गया, वाई का दिया गया हो, अपॉन होता है दोस्तों डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, यानी कि मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था। यहाँ पर आपका दिया गया है 0.48 लिख देंगे। कोवेरियंस आपका कितना निकला? यहाँ पर आपका 36 है, तो यहाँ पर आप 36 कर दोगे। और यहाँ पर डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
सॉरी एक्स की यहाँ पर कितना दिया है, 16 दिया है ना, सॉरी यार, यहाँ पर 16 16 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सॉरी 4 होगा यार, मैंने 36 लिख दिया था, तो वो सह प्रश्न था आपका, ठीक है, सह प्रश्न था, कोवेरिएंस था, कोवेरिएंस नहीं वेरिएंस लिखना था हमको। चलिए तो कोवेरिएंस यहाँ पर 36 हो जाएगा। डेल्टा एक्स की जो वैल्यू होगी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन होगा एक्स वाला, वो कितना होगा 4 मल्टीप्लाई डेल्टा वाई की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए आप, ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई क्या कर देंगे इसमें कर देंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपको आंसर निकाल लेना है इससे हल करके, है ना। इसका मल्टीप्लाई किया, 4 चौको कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, 8 चौको 32 3 हो जाएगा, 4 चौको 16 16 3 कितना हो जाएगा 19 192 और 1.92, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या हो जाए इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा वाई, ठीक है। अब आप इसको क्या कर देंगे, इसको आप सॉल्व कर देंगे तो सही आंसर आपका आ जाएगा, सही आंसर आपका होगा 18.75 18.75 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि P10 P4 का मान बताइए। तो देखिए इसका मैं बता चुका हूं आपको, ये n की वैल्यू होती है, यदि आपका n P R इस प्रकार से लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 10 10 का फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, यानी कि 10 में से 4 घटा देंगे तो 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा। हमको क्या करना है, इसको हल कर लेना है, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, इतना हो गया। अब 6 का हम फैक्टोरियल नहीं करते हैं, 6 का फैक्टोरियल लिख देते हैं और अपॉन यहाँ पर 6 का फैक्टोरियल है, 6 के फैक्टोरियल से 6 का फैक्टोरियल कट जाएगा, इसको हल कर देंगे। 10 नंबर कितना होता है 90 होता है, मल्टीप्लाई 8 सत्ते 56 होता है। अब 9 0 यहाँ पर आ जाएगा, 9 छक्का 54 की 4 हाथ से लगाई 5 9 अपना 45 5 50, अर्थात सही आंसर आ जाएगा आपका 50 40, क्या हो जाएगा 50 40, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, समझिएगा ध्यान से, अगले प्रश्न में कह रहा है कि अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से कितनी संख्याएं बन सकती हैं जबकि किसी अंक की पुनरावृत्ति न हो और जबकि संख्याओं में केवल 8 अंक हो। समझिएगा बात को, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अंक गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए 9 अंक हैं, तो n की वैल्यू जो होगी आपकी कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब एक बार में कितनी संख्याएं लेनी है, 8 संख्याएं लेनी है, तो हमारे पास कितना हो गया r बराबर 8 हो गया। अब आपको पता है 9p 8 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर 9 का फैक्टोरियल होगा अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 8 का फैक्टोरियल, हल कर लीजिए इसको, तो यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल नीचे बच गया जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 9 का फैक्टोरियल। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर का कह रहा है कि 1 2 3 2 1 अंकों से कितनी संख्याएं बन सकती हैं यदि 3 सदैव मध्य में रहे। देखिए 3 सदैव मध्य में रहे, इसका तो स्थान फिक्स हो गया, तो ये हमको देखना ही नहीं, तो टोटल बचे अंक कितने 4, तो ऊपर लिखेंगे हम 4 का फैक्टोरियल। अब जो जिनकी पुनरावृत्ति हुई है उनको हम नीचे रख देंगे। देखो 1 और 1 2 बार दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 का फैक्टोरियल, और 2 भी 2 बार दिया गया है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल। इसको हल कर देंगे, 4 का फैक्टोरियल बराबर क्या होगा 4 गुणा 3 गुणा 2, नीचे क्या है 2 गुणा 1 मल्टीप्लाई 2 गुणा 1, ठीक है, 1 की कोई वैल्यू नहीं, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 दूनी 4, 2 3 कितना हो जाएगा 6, आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मोनिका ने 7 पत्र लिखे। मोनिका ने 7 पत्र लिखे। उस शहर में 4 डाकघरों, वह कितने प्रकार से पत्रों को डाकघर में डाल सकती है, आपको ये निकालना है। तो देखिए एक पत्र, अब 4 डाकघर है ना, ये एक डाकघर मान लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक पत्र है, तो इसमें भी डाल सकती है, 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 यानी कि एक पत्र को 4 तरीकों से डाल सकती है। जब एक पत्र को 4 तरीकों से वो डाल सकती है, ठीक है, तो कितने यहाँ 7 हैं, तो 4 की घाते कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 4 की घाते 7 तरीके से उन पत्रों को डाल सकती है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है सौरभ के 6 मित्र हैं, उनमें से एक अथवा एक से अधिक वह रात्रि भोज पर कितने प्रकार से आमंत्रित कर सकता है। देखिए तो इसको मैं डीपली बता दे रहा हूँ। ये है आपका किसका कॉम्बिनेशन का सवाल है। तो कॉम्बिनेशन का आपने यदि वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख जरूर लीजिएगा। कॉम्बिनेशन, अब देखो उसके 6 मित्र हैं, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। या तो उसको 1 बुला सकता है, 2 बुला सकता है, 3 5 भी या 6 बुला सकता है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है, कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, निकाल लेंगे। 6C1 ये 1 हो गया, 6C2 या 2 बुला सकता है, या 6C3 यानी कि 6 में से 3 को बुला सकता है, या 6 में से 4 को बुला सकता है, या 6 में से 5 को बुला सकता है, या 6 में से 6 आ सकते हैं। अब इसका आपको हल करना है। देखिए हल करने का तरीका मैंने आपको बताया किस प्रकार से करना है। यहाँ पर जैसे आपका लिखा हुआ है, इसको हल करने के लिए देखो 6C1 है ना, 6C1 को देखो, एक को हल करके बता दे रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्ट सी सबकी वैल्यू लिख दूंगा, या चलो 2 को बता दूंगा हल करके, उसके बाद आप निकाल सकते हो। जैसे लिखा है ये कॉम्बिनेशन का 6C1, इसको यदि आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, 6 का फैक्टोरियल ऊपर लिखोगे, ठीक है, 6 का फैक्टोरियल ऊपर लिखोगे, और जो नीचे है यानी कि 1 का फैक्टोरियल आप नीचे लिखोगे, ठीक है, आर की जो वैल्यू होती है, और फिर इन दोनों के अंतर का फैक्टोरियल लिखोगे, मल्टीप्लाई 6 में से 1 चलेगा, क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल। हल कर दीजिए, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 गुणा 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल हमने इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि नीचे कट जाएगा, 1 का फैक्टोरियल का मतलब कोई नहीं है, 5 के फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कट जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। तो हम यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो लिख देते हैं 6। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा, मल्टी का नहीं आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, अब जो है इसकी वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ। इसकी वैल्यू सेम वही है, 6C2 था, इसको हल करेंगे, 6 का वो हो जाएगा फैक्टोरियल, और यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 6 में से 2 चले गए, 4 का फैक्टोरियल। अब इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 गुणा 5 गुणा 4, 4 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल। 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कट जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। 2 का फैक्टोरियल होता है 2 गुणा 1 यानी 2 एकम 2 हो जाएगा। 2 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, अर्थात इसका जो आंसर है आप 15 आएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। 6C3 की वैल्यू होगी आपकी 20, 6C4 इसकी वैल्यू होगी आपकी 15, और 6C4 की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, इतनी हो जाएगी। अब C65 की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी, और C6 की होगी 1। अब सभी को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। सभी को जोड़ा तो 6 और 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा, 17, और 6 23 हो जाएगा। 23 की 3 हासिल 2 हो जाएगा, 2 1 3, 1 4 2 6, यानी कितना हो जाएगा, 63 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि ताश के पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह इक्का क्या होगा। तो सबसे देखो जो पत्ते आने होते हैं उनकी संख्या ज्ञात करो, और बटे में क्या कर दो, टोटल कर दो, बटे में क्या कर दो, टोटल, ठीक है।
तो देखो पूरी ताश में इक्का कितने होते हैं 4, 4 को ऊपर रख लो। पूरी ताश में पत्ते कितने होते हैं 52/52 कर दो, हल कर दीजिए। तो 4 एकम 4, 13 चौको 52 कितना हो जाएगा 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। 13 चौको 52 1/13, 1/13 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है यदि अरुण के एक प्रश्न हल करने का प्रतिकूल संयोगानुपात 4:3 है और आलोक के उस प्रश्न को हल करने का अनुकूल संयोगानुपात 7:5 है, तो उन दोनों के मिलाकर उस प्रश्न के हल करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये संयोगानुपात है, ये क्या है प्रतिकूल अनुपात है। प्रतिकूल अनुपात यानी कि हम पहले निकालेंगे दोनों को ना करने की प्रायिकता, ना करने की प्रायिकता, हल ना करने की प्रायिकता निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अरुण, तो अरुण का प्रतिकूल अनुपात वैसे दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/4 और 3 7, दोनों को नीचे जोड़ देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा अरुण के बाद आलोक का ये जो है देखिए आलोक का क्या दिया संयोगानुपात, तो 7/12, दोनों को जोड़ देंगे तो 12 होगा ना, 7/12 संयोगानुपात हो गया। अगर हमको प्रतिकूल अनुपात चाहिए तो ये इसको ऊपर कर देंगे, यानी कि 5/7 5 12 हो जाएगा, 5/12 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 5/12 ये हो जाएगा इसका विपरीत अनुपात। दोनों जो है ना, दोनों जो है इसको जो हल ना करने की जो प्रायिकता होगी वो हमें देखना है। तो दोनों के हल ना करने की प्रायिकता देखने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 4/7 मल्टीप्लाई 5/12 हल कर लेंगे। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 और 5/7 21, यानी कि दोनों के प्रश्न के हल करने की ना हल करने की प्रायिकता 5/21 है। तो हल करने की प्रायिकता निकालनी है हमें। हल करने की प्रायिकता हल करने की जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी, एक में से ना करने की प्रायिकता को माइनस कर दिया जाएगा। 21 एकम 21, 21 में जो है आप 5 घटा दीजिए तो बचेगा आपका 19। ठीक है, क्या बचेगा 19 बचेगा। 21 में से 5 घटाइए तो 16 बचेगा, सॉरी, तो 16/21 आपका सही आंसर, 16/21 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 85 नंबर का। कह रहा है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, तो कम से कम एक बार चित्त आने की कितनी प्रायिकता रहती है, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, एक सिक्के को 3 बार उछालिए या 3 सिक्कों को एक साथ उछालिए, एक ही बात होती है। ठीक है, तो एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, तो 3 सिक्कों में कुल कितनी प्रायिकता हो जाएंगी 2 की पावर 3। ठीक है, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, यानी कि टोटल प्रायिकता आपकी हो जाएंगी 8। चलिए उन 8 को देखते हैं। या तो आपका हेड आ सकता है, या हेड आपका टेल आ सकता है, या या आपका क्या आ सकता है हेड टेल आ सकता है। आ सकता है, या तो आपका टेल हेड टेल आ सकता है, या तो आपका टेल हेड आ सकता है। ठीक है, कितनी हो गई 2 2 4 2 6 और 2 आप या तो आपका हेड टेल हेड टेल हो गया, टेल हेड। ठीक है, टेल हेड, या तो ये आ सकता है टेल हेड, या हेड टेल आ सकता है, हेड टेल। तो 8 प्रायिकता ये आपकी बन गई। 8 प्रायिकता में से ऐसा कौन सा संयोग है जिसमें जो है टेल आने की, चित्त आने की प्रायिकता है, चित्त आने की। तो देखो इसमें भी चित्त है, इसमें भी चित्त है, इसमें भी, यानी इसमें बस नहीं है। ठीक है, तो 7 में प्रायिकता है, टोटल प्रायिकता कितनी हो गई 8 हो गई, यानी कि आपकी सही प्रायिकता होगी 7/8। तो सही आंसर होगा आपका 5/3 बटे
ये गलत होगा। सही आंसर होगा आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी, नन ऑफ दीज, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 86 नंबर का है। कह रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन रियल वेजेस एंड मनी वेजेस इज गिवन बाय, यानी कि वास्तविक मजदूरी और मौद्रिक मजदूरी के बीच संबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है, ये आपको ज्ञात करना है। तो आपका देखिए मैं बता देता हूँ, सही आंसर आपका होगा रियल वेज इक्वल टू मनी वेज अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंटू 100, यानी कि वास्तविक मजदूरी ये है, वास्तविक मजदूरी बराबर मौद्रिक मजदूरी बटे में निर्वाह सूचकांक और गुणा में 1000 रुपये, सॉरी 1000 नहीं 100 रुपये, यार ओनली 100 रुपये नहीं, वास्तविक मजदूरी। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में विवाह के समय दूल्हों की संख्या का प्रतिशत उनकी योग्यता के अनुसार दिया गया है। स्नातक योग्यता रखने वाले दूल्हों का खंड केंद्र पर कितनी डिग्री का कोण बनाया गया, यानी कि देखिए ये पाई चार्ट दिया गया है, ये पूछ रहा है कि ये वाला जो है यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा। तो देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, पूरा जो वृत्त होता है वो जो है कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 अंश का। अब 360 में 20% स्नातक हैं, तो 360 का 20% निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0 से 0 कटा 0 से 0 छत्तीस गुना 72, यानी कि 72 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है आवृत्ति बहुभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है। तो देखिए आवृत्ति बहुभुज का मतलब होता है, इस प्रकार से एक ग्रिड बना दिया हमने, कई आयत बना दिए, उनकी आवृत्ति कर दी, तो ये क्या बन जाएगा, ग्रिड बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के आवृत्ति बहुभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। तो ये देखिए ये एक टाइप का आयत टाइप का बन गया, तो आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 3-5 एंड डी सी 3-5 एंड डी 7-5, यानी बिंदु सी 3-5 और बिंदु डी 7-7 3 को जोड़ने वाले खंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात कीजिए। चलिए भाई कर देते हैं इसका। तो देखिए इसको हल करने के लिए मैं आपसे बता दूं, यहाँ पर बड़ी आसानी से देखिएगा, इसको हल करना है तो यहाँ पर ये जो आपका दिया गया है x1 y1 और ये क्या है x2 y2 है, क्या है ये x2 y2। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखाखंड होगी उसके निर्देशांक निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको लिखना है x1 प्लस में x2 अपॉन 2 और यहाँ पर हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये आपका क्या हो जाएगा, निर्देशांक हो जाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक जो जोड़ने वाली रेखा होगी। तो x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू आपकी 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, 3 हो गया, प्लस में x2 की वैल्यू -7 है, तो माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बटे में 2 है तो 2 कर लोगे। अब y1 की वैल्यू है -7, y1 की वैल्यू क्या है -7, सॉरी y1 की -5 है, y1 की क्या है -5 और y2 की वैल्यू है प्लस में y2 की वैल्यू है 3 और बटे में क्या हो जाएगा 2। हल करेंगे इसको तो -3 में से -5 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -5 बटे कितना होगा 2, अरे सॉरी यार -4 होगा ना, यहाँ पे माइनस क्या होगा 4, 7 में से 3 चलेगा 4 बचेगा और इसको यहाँ से काट देंगे तो माइनस का क्या बचेगा 2, माइनस का 2 बचेगा। इसका देख लेते हैं, -5 प्लस 3, तो यहाँ पर माइनस का क्या बचेगा 2, बटे में क्या होगा माइनस, बटे में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, अर्थात इनको मिलाने वाली बिंदु रेखा के निर्देशांक हो जाएंगे -2 -1। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज ABC के केंद्रक के निर्देशांक -1 2 हैं और शीर्ष C के निर्देशांक क्या होंगे यदि A और B के निर्देशांक 3 0 -1 -1।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, हम यहाँ पर मध्य बिंदु भी बनाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जो है ए, ये इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। इसका जो होगा निर्देशांक 3 - 0 दिया गया है। इसका बी का -1 दिया गया है, और सी का हमको निकालना है तो इसका x y मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका जो यहाँ पर मिलाने वाली जो है, इसका केंद्रक का -1 और 2 दिया गया है, -1 2। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ -1 और 2, ये यहाँ से आया केंद्रक वाले का। ठीक है, केंद्रक के निर्देशांक -1 2 है। तो इसको देखिए हल करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना, -1 कैसे आया ये देखना है, ये वाला -1 कैसे आया। तो ये वाला -1 लाने के लिए हम क्या करते हैं, सभी x1 को जोड़ करके 3 का भाग दे देते हैं, x1 x2 और x3। ठीक है, तो 3 + -1 + x/3 हो जाएगा। हल कर लेते हैं इसको, 3 एकम 3 -3 बराबर 3 में से 2 चलेगा, कितना बचेगा, 3 में से 1 चलेगा, 2 बचेगा, प्लस में x। तो x बराबर, इसको इधर करेंगे तो माइनस को हो जाएगा, -3 - 2 बराबर में क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे -5। अब y का निकाल लेते हैं, y का निकालने के लिए भी वैसे करेंगे, y की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 बराबर कर देंगे 2। अब y1 + y2 + y3/3 कर देंगे। ठीक है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, y1 बराबर कितना है, y1 बराबर 0, y1 बराबर कितना हो जाएगा 0, प्लस y2 बराबर क्या हो जाएगा -1, y2 बराबर -1, और y3 बराबर कितना हो जाएगा, y3 बराबर y है, तो y3 बराबर y अपॉन क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे। हल कर लिए, 3 गुना कितना हो जाएगा 6, बराबर में यहाँ पर कितना है -1 प्लस में y बस बचाएगी, इसको भी इधर ट्रांसफर कर लेगी, अर्थात y बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये जो निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे आपके -5 और 7, ये निकल आएंगे। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से क्लियर किया होगा। तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर करते रहें, और सहयोग राशि भी जमा ज़रूर करें गूगल पे में। इससे हमको क्या होगा कि लगेगा कि हाँ हम जो है सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं। जब तक कुछ गेन नहीं होता है मज़ा भी नहीं आता यार, है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, धन्यवाद।